हेलो फ्रेंड, गुरु कृपा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल। उसमें हमने राजस्थान की जलवायु के बारे में जो चार हमने टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है राजस्थान की नदियाँ तथा झीलें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा राजस्थान की नदियों के बारे में। तो राजस्थान की नदियाँ हम पढ़ेंगे। राजस्थान की नदियाँ, तो राजस्थान की नदियों के बारे में बात करें तो राजस्थान में देश के जल संसाधन का 1.16% भाग पाया जाता है। यानी कितनी परसेंट नदियाँ पाई जाती हैं राजस्थान में? 1.16% नदियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद है राजस्थान की नदियों को 13 प्रमुख जल ग्रहण क्षेत्रों और 59 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 13 प्रमुख क्या है? जल ग्रहण क्षेत्र हैं और 59 उप जल ग्रहण क्षेत्र होते हैं। उसके बाद में बीकानेर व चूरू में कोई नाम वाली नदी नहीं बहती है। तो बीकानेर चूरू में कोई ऐसी नदी नहीं बहती है जिसका कोई नाम हो, मतलब ऐसी कोई भी नदी नहीं बहती है। बारिश के टाइम में छोटी मोटी नदियाँ बहती हैं, लेकिन उनका कोई मतलब फिर स्पेसिफिक नाम नहीं है कि अगले साल ये बहेगी कि नहीं बहेगी। ठीक है। अगला है अरावली पर्वतमाला महान भारतीय जल विभाजक रेखा का हिस्सा है। यानी भारत को क्या करती है? दो भागों में विभाजित करती है। इसके पूर्व की नदियाँ बंगाल की खाड़ी का अपवा क्षेत्र है और पश्चिम के भाग की जो नदियाँ हैं वो अरब सागर अपवा प्रणाली का भाग है। ठीक है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं। चंबल के अलावा राजस्थान की सभी नदियाँ मौसमी होती हैं। चंबल नदी जो है वो वर्ष भर बहती है। बाकी जो नदियाँ हैं वो क्या होती है? मौसम यानी बारिश के मौसम में बहती हैं। और चंबल नदी क्या होती है? वर्ष भर बहती है। ये चित्तौड़गढ़ और कोटा की तरफ बहती है। उसके बाद में बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो लूणी नदी क्या होती है? प्रसिद्ध नदी है। किधर? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, इधर क्या है? लूणी नदी है, जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं। फिर है बालोतरा शहर। बालोतरा शहर पड़ता है, ये एक बालोतरा शहर बाड़मेर ज़िले की तहसील है। बालोतरा शहर जो बहुत बड़ा शहर है वो लूणी नदी का जो स्तर है उससे काफ़ी नीचे है, जिसके कारण क्या होता है? वह बाढ़ का खतरा बना रहता है। तो बालोतरा ये ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम। तो राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम जो है वो है 3 है। कितने त्रिवेणी संगम है? 3। त्रिवेणी संगम क्या होता है? जहाँ 3 नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं वो क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम कहलाता है। तो यहाँ पर पहला जो त्रिवेणी संगम है वो बनास मैनाल बेड़च नदी, बनास मैनाल बेड़च नदी का जो त्रिवेणी संगम है बिगोद भीलवाड़ा में। ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकेंड ग्रेड मैथ के एग्जाम में 2010 के अंदर। ठीक है। अगला सेकंड जो है सोम माही जाखम, इसका त्रिवेणी संगम है बेणेश्वर डूंगरपुर में पड़ता है। ठीक है। उसके बाद में थर्ड जो आता है बनास चंबल सिप रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर है। ठीक है। फिर राजस्थान के जलप्रपात। तो राजस्थान के जलप्रपात के बारे में हम बात करते हैं अब। तो 3 जलप्रपात हैं, 3 ही त्रिवेणी संगम है और 3 ही क्या है? जलप्रपात हैं। तो पहला जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात है। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ में कौन सी नदी बहती है? चंबल नदी। तो चंबल नदी जलप्रपात क्या होता है कि नदी जहाँ बहती है वहाँ से मिट्टी नदी क्या होती है? मिट्टी साथ में बहा के लाती है और वो मिट्टी का क्या बना देती है? एक मैदान बना देती है। वो क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। फिर सेकंड है मैनाल कहाँ है? भीलवाड़ा। मैनाल कहाँ है? भीलवाड़ा में। मैनाल नदी के द्वारा जलप्रपात बनाया गया। फिर है भीमतल, बूंदी में है, वो मांगली नदी के द्वारा जलप्रपात बनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है? याद रखनी है। उसके बाद में नदी क्षेत्र में स्थित वन्य जीव अभयारण्य की बात कर लेते हैं। तो वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से? जो नदी के क्षेत्र में यानी जहाँ पर नदी बहती है और वहाँ उसके आसपास क्या है? वन्य जीव अभयारण्य उपस्थित हैं। तो पहला है मानसी वाकल सोम नदियाँ। मानसी वाकल सोम नदियों के के पास में जो है फुलवारी की नाल उदयपुर। ये नदियाँ कहाँ पर है? मानसी वाकल सोम नदियाँ कहाँ पर है? उदयपुर में। और उसी के पास में क्या है? फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में। तो ये एग्जाम में आया था, थर्ड ग्रेड एग्जाम 2007 में आया हुआ है एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ सेकंड परवन नदी है, उसके पास में जो है शेरगढ़ अभयारण्य है जो कि 12 में है। ठीक
ठीक है। उसके बाद में चंबल बामनी नदी के पास में है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। फोर्थ है जाखम नदी सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ है, वहाँ पर स्थित है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो है, अगला है बनास साबरमती नदी। बनास साबरमती नदी कुंभलगढ़ अभयारण्य, वहाँ पर क्या है? कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद में। फिर राजस्थान का में अफवाह प्रणाली 3 रूप हैं। कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। पहला है आंतरिक अफवाह प्रणाली, दूसरा है अरब सागरीय अफवाह प्रणाली, तीसरा है बंगाल की खाड़ी अफवाह प्रणाली। तो इनका जो परसेंटेज है वो क्या है देखते हैं। यहाँ पर देखो, आंतरिक अफवाह प्रणाली जो राजस्थान में अंदर ही बहती हैं और अंदर ही उनका उद्गम स्थल है, और अंदर ही क्या है उनका मतलब जहाँ पर ख़त्म होती है वो स्थल है। तो आंतरिक अफवाह प्रणाली में आते हैं वो 60.2% उसका आंतरिक अफवाह प्रणाली का भाग है। उसके बाद में अरब सागरीय अफवाह प्रणाली का 17.4% है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी का अफवाह प्रणाली का 22.4% है। ये क्या है? 3rd ग्रेड एग्जाम 2010 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इनका परसेंटेज है। आगे मैं बात करता हूँ, आगे हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम। अफवाह प्रणाली जो है उसका ब्लॉक डायग्राम की मैं बात करता हूँ। तो अफवाह प्रणाली 3 मैंने बताई थी। पहले आंतरिक अफवाह प्रणाली, दूसरी क्या है? अरब सागर अरब सागर अफवाह प्रणाली कौन सी है? ये अरब सागर अफवाह प्रणाली। और तीसरा कौन सा है? बंगाल की खाड़ी अफवाह प्रणाली। तो सबसे पहले आंतरिक अफवाह प्रणाली में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, कहाँ कहाँ बहती हैं, वो हम देख लेते हैं। तो पहली है घग्गर। पहली नदी कौन सी है? घग्गर नदी। दूसरी कांतली नदी, साबी, काकनी, मेंथा, रूपनगढ़, रूपारेल। ये सब नदियाँ क्या है? आंतरिक अफवाह प्रणाली की नदियाँ हैं राजस्थान की। उसके बाद में बात करते हैं अरब सागर अफवाह प्रणाली। तो अरब सागर अफवाह प्रणाली कौन सी है? जो अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में जो नदियाँ बहती हैं वो अरब सागरीय अफवाह प्रणाली की नदियाँ हैं। तो उसमें बात करते हैं लूणी नदी। तो पश्चिम की लूणी नदी है जोधपुर, बाड़मेर, इधर क्या है? पाली। इधर क्या है? लूणी नदी, जिसका अफवाह क्षेत्र क्या है? सबसे बड़ा है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो सहायक नदियाँ जोजड़ी, बांडी, सूकड़ी, जवाई, गुहिया, सागी, लीलड़ी, मीठड़ी, मगाई। ठीक है, तो ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में दूसरी आती है माही। माही की सहायक नदी हैं सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, हरण। तो ये क्या है? उसकी सहायक नदियाँ। फिर है साबरमती। तीसरा कौन सा है? साबरमती। साबरमती की है वाकल, सेई, हतमती, मेरवा, वतरक, माजम। ये सब अटपटे थोड़े से नाम हैं, तो आपको प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे अच्छे। ठीक है, उसके बाद में आता है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो खाड़ी में गिरती है वो है सीपू। कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है वो सीपू आ गई, सीपू नदी आ गई। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब आगे बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की जो प्रणाली है उसका जो अफवाह प्रणाली है उसकी बात करते हैं। तो उसमें कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो यमुना क्या है? उत्तर प्रदेश में बहती है, जिसका क्षेत्र कहाँ है? अफवाह निकास उद्गम स्थल कहाँ है? यमुना का उत्तर प्रदेश है। और वहाँ से किस में डिवाइड हो जाती है? चंबल नदी और बाणगंगा। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल नदी और बाणगंगा। बाणगंगा की सहायक नदियों की मैं बात करता हूँ तो पार्वती सेकंड और गंभीर, ये सब क्या है? बाणगंगा की सहायक नदियाँ। इधर चंबल की सहायक नदियों की बात करें तो पार्वती है,
काली सिंध है, बनास है, मेज है, कुराल है और बामनी है। तो ये सब कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब इनकी भी सहायक नदियाँ हैं, पार्वती की सहायक नदियाँ कुन्नू, कुल, ठीक है, ये इसकी सहायक नदी है। ऐसे ही काली सिंध की सहायक नदी की बात करूँ तो आहू, परवण, निमाज, धार, आहू, परवण, निमाज, धार, ये इसकी सहायक नदियाँ। बनास की मैं बात करूँ तो बनास की होगी कालीसील, चंद्रभागा, खारी, कोठारी, मानसी, बांडी सेकंड, डाई, मोरेल, मासी, ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ। फिर बेडज की मैं बात करूँ तो बेडज की सहायक नदियाँ क्या होगी, गंभीरी, मैनाल, गंभीरी, मैनाल क्या होगी, बेडज की सहायक नदियाँ होगी। तो ये था हमारा ब्लॉक डायग्राम अपवा क्षेत्र का। तो मैं वापस एक बार डिस्कस करता हूँ कि राजस्थान में जो अपवा प्रणाली है 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की अपवा प्रणाली है। तो 3 प्रकार की, पहला है आंतरिक अपवा, दूसरा अरब सागरीय अपवा और तीसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी अपवा क्षेत्र। तो इनकी सहायक नदियों का ब्लॉक डायग्राम आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे मैं बात करता हूँ आंतरिक अपवा प्रणाली के बारे में। आगे मैं बात करता हूँ आंतरिक अपवा प्रणाली की। दोस्तों इसको थोड़ा सा क्या है कि बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, तो बोर्ड की व्यवस्था होते ही क्या होगा, इसका इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा या और मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं आंतरिक अपवा प्रणाली की। तो आंतरिक अपवा प्रणाली में हम बात करते हैं आंतरिक अपवा प्रणाली की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आती है घग्गर नदी। कौन सी आती है, घग्गर नदी की बात करते हैं। तो घग्गर नदी जो है वो 465 किलोमीटर लंबी है। कितनी है, 465 किलोमीटर लंबी है। उपनाम इसका मर्त नदी, उपनाम क्या है, मर्त नदी है। उद्गम कहाँ पर इसका, शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश, शिवालिक श्रेणी हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद में विलीन कहाँ होती है, हनुमानगढ़ में विलीन हो जाती है। कहाँ पर विलीन हो जाती है, हनुमानगढ़ में विलीन हो जाती है। बाढ़ के समय पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक जाता है। देखो फोर्ट अब्बास एक पाकिस्तान में ऐसी जगह है जहाँ तक इसका क्या होता है, बाढ़ जब आती है तो ये उसका पानी वहाँ तक जाता है। ठीक है, तो RAS 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नाली क्या होती है, देखो नाली घग्गर नदी के पाट को क्या कहते हैं, नाली कहते हैं। यानी जहाँ पर जिस क्षेत्र से बहती है उसे क्या कहते हैं, हम नाली कहते हैं। फिर अगला आता है, सेकंड जो आता है वो है कांतली नदी। क्या आता है, कांतली नदी। तो कांतली नदी का अपवा क्षेत्र जो होता है 100 किलोमीटर होता है। ऊपर मैं वापस एक बार रिवाइंड करता हूँ, तो मर्त नदी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मर्त नदी कहते हैं। घग्गर नदी मर्त नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बारिश के टाइम ही बहती है, पूरे साल भर नहीं बहती, इसलिए क्या कहते हैं, इसको मर्त नदी कहते हैं। ये लुप्त प्राय हो गई है लगभग बहुत सी जगह पर। फिर अगला सेकंड आता है कांतली नदी। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, कांतली नदी। ये 100 किलोमीटर लंबी है। ये उद्गम स्थल है खंडेला सीकर, खंडेला सीकर का उद्गम स्थल है। विलीन कहाँ होती है, चूरू सीमा पर मंडरेला झुंझुनू में। तोरावटी बेसिन कहाँ पर है, कांतली नदी का अपवा क्षेत्र बोलते हैं। तोरावटी बेसिन किसको बोलते हैं, कांतली नदी के अपवा क्षेत्र को बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि तोरावटी बेसिन क्या है, तो उसमें क्या बोलते हैं, तोरावटी बेसिन क्या होता है, कांतली नदी के जो अपवा क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, तोरावटी बेसिन बोलते हैं। अगला थर्ड है काकनी नदी। अगला थर्ड कौन सा है, काकनी नदी। तो काकनी नदी जो होती है उसे मसरूदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मसरूदी भी बोलते हैं। ठीक है, उद्गम स्थल है इसका जैसलमेर में कोटड़ी गाँव, जैसलमेर में कोटड़ी गांव इसका उद्गम स्थल है। विलीन कहाँ होती है, भुज झील जैसलमेर में, भुज झील है जैसलमेर में, वहाँ पर क्या हो जाती है,
विलीन हो जाती है। देखो झील, इसका जो सेकंड पार्ट है वो झील है, और झील के बारे में हम इसके सेकंड वीडियो में हम पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे। तो ये आपको अभी तक याद रखना कि भुज झील कहाँ पर है, जैसलमेर में है। वहाँ पर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। विलीन यानी समाप्त हो जाती है, लुप्त प्राय हो जाती है। उसके बाद फोर्थ जो आता है वो है साबी नदी। साबी नदी का उद्गम स्थल है सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर में इसका उद्गम स्थल है। विलीन हो जाती है पटौदी, हरियाणा। तो पटौदी नारनौल से आगे पड़ता है पटौदी, रेवाड़ी तहसील में, तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पर ये क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। मेंथा नदी यानी राजस्थान में राजस्थान जयपुर से कहाँ चल जाती है, हरियाणा तक जाती है। फिर है मेंथा नदी, पांचवा कौन सा है, मेंथा नदी। तो मेंथा नदी का उद्गम स्थल है मनोहरपुर, जयपुर। कहाँ पर है, मनोहरपुर जयपुर में है। विलीन होती है नागौर में, सांबर झील पर। विलीन कहाँ होती है, नागौर में, सांबर झील में विलीन होती है। उसके बाद में रूपनगढ़, अगली कौन सी है, रूपनगढ़। ये अजमेर में सलेमाबाद से निकलकर सांबर झील में विलय होती है। कहाँ पर होती है, अजमेर में सलेमाबाद से निकलकर सांबर झील में विलय होती है। अगली है लास्ट जो है आंतरिक अफवाह प्रणाली की लास्ट जो नदी है वो है रूपारेल। तो अगली जो लास्ट है रूपा रेल। तो रूपा रेल जो होती है अलवर में उदयनाथ पहाड़ी के से निकलकर कुसुलपुर भरतपुर के निकट लुप्त हो जाती है। फिर अगला जो आता है, एक नोट करके मैं बताता हूँ कि नोट क्या लिखा हुआ है। देखो, आंतरिक अफवाह प्रणाली में राज्य के 7 जिले पूर्णतः श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर और बीकानेर सम्मिलित हैं। यानी इनमें पूर्णतः आंतरिक प्रवाह प्रणाली होती है। इसके अलावा जोधपुर, नागौर, अलवर जिलों का अधिकांश क्षेत्र तथा अजमेर, बाड़मेर, जयपुर और भरतपुर जिलों का आंशिक क्षेत्र इसमें सम्मिलित है। तो आंतरिक प्रवाह में पूर्णतः शामिल कौन कौन से जिले हैं, 7 जिले हैं। कौन कौन से, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जैसलमेर, बीकानेर। और आंशिक रूप से हैं जिले जो हैं वो है जोधपुर, नागौर, अलवर, अजमेर, बाड़मेर, जयपुर, भरतपुर। ये सब क्या है, आंशिक क्षेत्र वाले ज़िले हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैंने आज थोड़ा बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश की है, और इससे ज़्यादा वीडियो और भी बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और आप इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो मिलता रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इम्प्रूवमेंट के साथ में।